शब्बीर ने शेखुपुरा में लेबर कॉलोनी में एक 12 दिन के बच्चे की लाश देखी है, जिसे गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था और फिर उसे एक गटर में फेंक दिया गया था। शब्बीर ने जब इस वाकये के मुताल्लिक तहकीकात की तो मालूम हुआ कि कत्ल किया जाने वाला 12 दिन का बच्चा सना नामी लड़की का था, जिसका शौहर रंग का काम करता था और इंतहाई गरीब आदमी था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सना का मजदूर शौहर घर लौटा तो उसकी माँ उसे एक तरफ ले गई। कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अब लगता है कि सर से ऊपर पानी हो गया। अरे नदीम, ओ नदीम, जरा इधर आ। हाँ माँ, सना कहाँ है? नहीं, मुझे क्या पता। क्या मतलब? ये क्या मालूम, मुझे क्या बता के जाती है क्या? तो आपने इसको रोका नहीं? अरे मुझे तो शुरू दिन से गड़बड़ लग रही थी और तेरा उसके साथ कोई गुजारा नहीं है। मेरी तो बात मान और उससे जान छुटा ले। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? सना 10-15 दिन में माँ बनने वाली है और आप कह रही हो कि उसे छोड़ दूं? ले, अरे 10-15 दिन में वो माँ बनेगी? तेरी शादी को हुए कितने दिन है? 6 महीने। और 6 महीने में कोई माँ बन सकती है? वो तो यही कह रही थी। ये सब है ना उसकी चाल है, झूठ बोलती है, सिर्फ तुझे परेशान करने के लिए ऐसे नाटक कर रही है वो। आपने जाने क्यों दिया उसको? माँ के घर गई होगी। है पता नहीं, कोई एक ठिकाना है उसका, कहाँ गई है? एक तो माँ मैं वैसे ही परेशान हूँ और उल्टी सीधे बातें करके ना मेरा दिमाग खराब कर रही हैं आप। क्यों, तुझे क्या याद नहीं है? भूल गया सब कुछ? शादी से पहले कैसे गुलछड़े उड़ाती थी वो। माँ मुझे भी शक था, मगर वो ऐसी नहीं है। हाँ, आया बड़ा हमदर्द। देखा कैसी जूते की नोक पे तुझे रखती है? सीधी मुंह बात तो करती नहीं है, आई ना तुझसे ना मुझसे। क्या करें, वो भी गुर्बत से तंग है। जब ऐसी बात है तो रखा करना उसको खुश। तो क्या करूं? चोरी करूं? डाके डालूं? देख तू कुछ कर, और जो मैं कह रही हूँ ना, छोड़ दे उसको, वरना देखियो एक दिन वो आएगा कि तू पछताएगा। बस करिए अम्मा, मेरा दिमाग खराब नहीं करे और मैं जा रहा हूँ उसको लेने। हाँ जा जा जा। अरे जोरू के बगैर तेरा गुजारा थोड़ी है, और माँ जाए तेरी चूल्हे बट्टे में। जा। जिसको जहां जाना है जाए, मैं जा रहा हूं उसे लेने। उधर शब्बीर ने देखा कि सना अपनी माँ के घर थी और माँ उसके कान भर रही थी। ये बात सुन तू मेरी, ये तेरी बात सुनता भी है कि नहीं? सुनता है, जब उसकी माँ नहीं होती। तो तू उसको बोल कि तेरे लिए अलग मकान लेके दे। काफी बार कह चुकी हूँ अम्मा, कहता है कहाँ से करूँ, चोरी करके लेके आऊँ। तो फिर क्यों की थी उसने शादी? बर्बाद करके रख दी मेरी बच्ची की जिंदगी। अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया। वो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। तेरे लिए रिश्तों की कमी है क्या? उसको लात मार दे, तेरे लिए एक से एक रिश्ता ढूंढ लूं मैं। तो पहले ही करवा देती ना। अब मुंह ना खुलवा मेरा। तुझे इस काबिल छोड़ा था मुझे कि मैं तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखती। भूल जाइए बातें करने के लिए। तभी दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि सना का शौहर अपनी ससुराल पहुंच गया। दामाद को अचानक घर के अंदर देखकर सास परेशान हो गई। लो, आ गया वो तुझे लेने। तुम यहाँ आकर बैठी हुई हो, घर पे बता के तो आना चाहिए था अम्मा को। क्या बताती, तुम्हारी माँ को नहीं पता कि मेरा यही ठिकाना है, और पूरा दिन तुम्हारी माँ के ताने सुनती रहूं। आ गई मैं अपनी माँ के घर। कौन सा ताना दे दिया तुम्हें? बिला वजह इल्जाम लगा रही हो मेरी माँ पर। ना बोल, कुछ ना बोल इसे। कि माँ तो फरिश्ता है, फरिश्ता। अल्लाह मियाँ की गाय है। एक बात बताओ अम्मा, क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई हो? अपनी बड़ी बेटी के साथ तुमने क्या किया? बर्बाद कर दी ना उसकी जिंदगी। याद है ना तुम्हें? बात सुन तू मेरी, मैं तुझसे नहीं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। और सुना, उसका हाथ पकड़ और लेके निकल यहाँ से, इससे पहले कि इसके लिए कोई और उल्टा सीधा लफ्ज निकले मेरे मुंह से। बड़ा आया बातें करने वाला। ये ले, निकल यहाँ से। उठो सना, उठो, उठो सना, चलो। सना और नदीम की शादी को मुश्किल से अभी 9 माह ही हुए थे
कि दोनों के ताल्लुकात बदतर हो गए। गुर्बत के अलावा एक वजह यह भी थी कि सना की सास ने अपनी बहू के खिलाफ अपने बेटे के इतने कान भरे थे कि वो अपनी बीवी के किरदार पर शक करने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नदीम एक दीवार पर सफेदी कर रहा था और जब वो थक कर बैठा तो उसे यूं लगा जैसे इलाके का एक लड़का उसके सामने खड़ा हुआ तंजिया मुस्कुरा रहा था। क्या हाल है नदीम भाई? हाँ ठीक ठाक। और सुना है बाप बनने वाले हैं? हाँ तो कुछ नहीं, वैसे ही पूछा है। नदीम उस लड़के का तंज समझ गया और उसने उसका गिरबान पकड़ लिया। यार क्या कर रहे हो? गिरबान छोड़ो यार नदीम भाई। नहीं छोड़ूंगा। क्यों पूछा तूने? वैसे ही यार। क्या ताल्लुक है तेरा सना से? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। और जब वो थक कर बैठा तो उसे यूं लगा जैसे इलाके का एक लड़का उसके सामने खड़ा हुआ तंजिया मुस्कुरा रहा था। क्या हाल है नदीम भाई? हाँ ठीक ठाक। और सुना है बाप बनने वाले हैं? हाँ तो कुछ नहीं, वैसे ही पूछा है। नदीम उस लड़के का तंज समझ गया और उसने उसका गिरबान पकड़ लिया। यार क्या कर रहे हो? गिरबान छोड़ो यार नदीम भाई। नहीं छोड़ूंगा। क्यों पूछा तूने? वैसे ही यार। क्या ताल्लुक है तेरा सना से? कौन सना, कैसी सना? मैं किसी सना को नहीं जानता। छोड़ो यार गिरबान। दफा हो जा मेरी नजरों से। और आज के बाद तू यहाँ नजर आया ना, जान से मार दूंगा। नदीम ख्यालों से निकला तो पसीने में डूबा हुआ था। उसने दोबारा दीवार पर रंग करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद नदीम एक बच्चे का बाप बन गया था। इतना मिलते ही जब वो घर पहुंचा तो उसकी सारी की सारी खुशी खाक में मिल गई। शब्बीर ने देखा कि नदीम हस्बे मामूल अपनी मजदूरी में मसरूफ था कि महल्ले की एक औरत ने उधर से गुजरते हुए उसे मुखातिब किया। अरे तू यहाँ काम कर रहा है? घर जा, तेरे बेटा हुआ है। हाला आपको कैसे पता? तेरे घर से ही आ रही हूँ, तेरी माँ ने बताया। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। नदीम ने फौरन काम बंद किया और सेठ के पास चला गया। नदीम खुशी खुशी घर पहुंचा तो घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। कौन? खोले। अम्मा कहाँ है सना और मेरा बेटा? और बेटा वो तो उसकी माँ ही थी, दोनों को ले गई। तो आपने रोका नहीं उसे? और कैसे रोकती? वैसे वो तो मुझे मेरा पोती नहीं लगता। अम्मा क्या कह रही हैं आप? क्या वो मेरा बेटा नहीं? अब ये बात तो अल्लाह ही जाने। सास के तर्ज ने सना की खुशी खाक में मिला दी थी और ऊपर से शौहर भी अपनी बीवी के किरदार पर शक कर रहा था। फिर एक दिन कुछ इस तरह का वाकया पेश आया। शब्बीर ने देखा कि सना अपने नौमौलूद को गोद में लिए टहल रही थी। रात का वक्त था, घर में कोई नहीं था। फिर सना ने बच्चे को गजबनाक निगाहों से देखा और फिर उसके हाथ कपकपाने लगे। थोड़ी देर में शब्बीर ने यह भी देखा कि सना गुप अंधेरे में घर से बाहर निकली और दूर तक चलती चली गई। उस रात सना ने मुबैना तौर पर अपनी मां के कहने पर अपने ही बच्चे का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था और लाश एक गटर में फेंक दी थी। पुलिस ने लाश बरामद करके तफ्तीश की तो सना ने बच्चे के कत्ल का एतराफ कर लिया और उसने इल्जाम लगाया था कि मां ने उसे बच्चे को कत्ल करने के लिए किसी और अच्छी जगह शादी कराने का लालच दिया था। ये है सना, डरी, सहमी और परेशान। मैं खुद ही मारे और किसी ने नहीं मारे। वजह कोई नहीं सी आए, सिर्फ मार के तो मेरे को आए वे तेरा से ब्याह कर दूंगा और किसी ने। शब्बीर ने नदीम को देखा तो बदहाल दिखाई दे रहा था। मेरी 9 महीने शादी न होते तो मैं क्या काम ते गया मुड़ के मैं घर आया, एक बच्चा को आया सी
तो बीवी मेरी कहती, मेरी माँ कहती कि बच्चे ਨੂੰ मार के तो मेरे को आ जा। तो मैंने आप फिर गला दबा छड़िया सी, दबा के गटर से बाहर था। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। जब हमने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन की तो उसकी जो वालदा थी बच्चे की, वो वहाँ से मौका से खिसकने लगी, तो वो लेडी कांस्टेबल थी हमारे साथ, हमने उसको मौके पे अरेस्ट कर लिया। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसकी वालदा ने बताया कि उसने खुद जो है ना इस बच्चे का गला दबाया और गला दबा के इसको फेंक दिया गटर के अंदर। और जब हमने मजीद इसकी इंटेरोगेशन की तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इसके अपने इख्तिलाफात थे अपनी सास और अपने हस्बैंड के साथ। इसमें मतलब दोनों पहलू ही हैं। एक तो ये है कि उसने अपना उनको गुस्से के अंदर आके और अपने शोहर और अपनी सास को एक सजा देने के लिए ये किया। दूसरा, इसकी कोई अगर थ्रू आउट प्रॉपर इसकी मेडिकल वो चेक की जाए हिस्ट्री, या इसमें कोई इसका कोई साइकोलॉजिकल इसका कोई सारा किया जाए, इसको चेक किया जाए, तो हो सकता है इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ भी निकल आए। लेकिन जो ज़ाहिर हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो अभी तक बात सामने आई है वो यही है कि इसने अपने शोहर और अपनी सास के साथ लड़ाई की वजह से इस बच्चे का गला दबाया और इस बच्चे का गला दबा के तो उसको गटर में फेंक दिया। और मतलब बिल्कुल वो मासूम बच्चा था, अभी 14-15 दिन का। शब्बीर ने गुजरात में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसे कत्ल के जुर्म में जेल हो गई थी और मुकदमा चल रहा था। मुलजिम ने अपनी गैर मौजूदगी में अपनी बीवी बच्चों की किफालत के लिए कुछ रकम अपने साले को दे रखी थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मुनीर नामी शख्स के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी और एक पुलिस एहलकार की मौजूदगी में मुनीर अपने साले से बात कर रहा था। मुझे तो जज ने जेल भेज दिया, तो पता नहीं कब तक रिहाई मुमकिन है। मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चों को ख्याल कीजिएगा, हमें किसी चीज की परेशानी ना हो। अरे भाई तुम इसकी फिक्र नहीं करो, वो मैं सब देख लूंगा, अल्लाह मालिक है। चलो चलो जल्दी करो। अरे भाई जा रहे हैं ना यार, कोई मैं भागा जा रहा हूँ क्या? जरा सा 2 मिनट ठहर जाओ, काम की बात कर रहा हूँ। चलो 2 मिनट दिए मैंने, जल्दी करो। भाई साहब, मेरे बैंक में 3.5 लाख रुपए रखे हैं, मैं आपको चेक भिजवा दूंगा, आप वो निकाल लीजिएगा। अब उसी से मेरे बच्चों की देखभाल कर लीजिएगा। और हाँ, वो वकील की फीस दे रहा हूँ तो वो भी उसी से दे दीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? खैर आपको तो पता है कि आजकल मेरे हालात भी ऐसे ही हैं, फिर भी अल्लाह मालिक है, मैं देख लूंगा, आप फिक्र नहीं करें। चलो यार जल्दी करो, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, चलो। अरे भाई चल रहा हूँ। अच्छा भाई, हाफिज। मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल कीजिएगा और हो सके तो जेल में मिलने के लिए आते रहिएगा। हाँ हाँ मैं आऊंगा, आप फिक्र नहीं करेंगे। पुलिस मुलजिम को लेकर जेल रवाना हो गया और उसका साला अपने घर आ गया। अल्लाह हाफिज। मुलजिम के साले ने रकम हासिल कर ली थी और अपने बहनोई के अहले खाना की किफालत भी शुरू कर दी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुलजिम का साला अपनी बीवी से बात कर रहा था। भाई के केस का कुछ पता चला? क्या हुआ है? हाँ बात हुई थी मेरी वकील से, देखो बस इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा कुछ न कुछ, दुआ करो। मुझे तो रह रहकर भाभी और बच्चों का ख्याल आता है। हर महीने राशन डलवाता हूँ उनके यहाँ, और क्या चाहिए उन्हें? मगर ऐसा कब तक चलेगा? हमारी हालत कौन सी अच्छी है? क्या फायदा, छोड़ो इन बातों को, बस दुआ करो कि वो रिहा हो जाए और अपने बीवी बच्चों के पास आ जाए। मगर भाभी तो कहनी थी कि भाई ने जेल जाते वक्त तुम्हें कोई चेक दिया था। हाँ हाँ दिया था चेक उसने, वो चेक नहीं था, फराड था। और तुम्हारे भाई की ना घुट्टी में फराड भरा हुआ है, 1 नंबर का फराडिया है वो। आपको तो पता नहीं किस बात की चिढ़ है, कोई मौका नहीं छोड़ते मेरे भाई की बुराई का। क्या बिगाड़ा है मेरे भाई ने आपका? अच्छा मैं जरा भाभी से खैरियत मालूम करके आती हूँ 1-2 घंटे में। हाँ हाँ जाओ जाओ, जहाँ तुम्हारा जी चाहे जाओ। अच्छा ठीक है। वो अगर कहे ना कि उसके शौहर ने मुझे पैसे दिए तो बता देना कि वो 1 नंबर का फराडिया, कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं। और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, ये अल्लाह वास्ते कर रहे हैं। इतनी हिकारत अच्छी नहीं है, किसी पर भी बुरा वक्त आ सकता है। ठीक कह रही हो, बुरा वक्त तो हम पे ही चल रहा है, अपना पूरा नहीं पड़ रहा और उनका भी करना पड़ रहा है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ हाँ मैं फजूल बातें ही कर रहा हूँ, जाओ अब निकलो यहाँ से, जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ। हाँ जाओ। मुलजिम का साला मुलजिम के घर वालों की माली मदद जरूर कर रहा था, लेकिन मुसलसल ये तासुर दे रहा था कि वो ये सब कुछ अपनी जेब से कर रहा है।
एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुल्जिम मुनीर जेल की सलाखों के पीछे था और उसकी बीवी उससे मुलाकात के लिए आई हुई थी। ये क्या हाल बना रखा है सबका? शुक्र करो, मैं सुनता हूँ। घर कब आओगे और मुकदमे का क्या बना? कुछ पता नहीं। कोर्ट में वकील से मिलता हूँ तो वो पैसे का तकाजा करता है। हालांकि मैं हक नवाज के अब्बा को 3.5 लाख रुपए देकर आया हूँ। क्या मतलब? वो तो कहते हैं कि हमारा खर्चा उनकी जेब से हो रहा है? ये कह रहा है वो? हाँ तो और क्या? अरे नहीं भाई, मैंने चेक किया था हक नवाज के अब्बा को बच्चों के खर्चात और वकील की फीस के लिए। पता नहीं कौन सच बोल रहा और कौन झूठ। अगर तुम कहो तो मैं उनसे पैसों का मुतालबा करूं। नहीं, तुम घर जाओ। अगली मुलाकात में हक नवाज के अब्बा को कहना कि वो यहाँ आए और तुम भी आना, ताकि मैं दोनों का सामना करा सकूं। कुछ दिनों के बाद मुल्जिम मुनीर को जमानत पर रिहा कर दिया गया और रिहा होने के बाद वो सीधा अपने घर पहुंचा। मुल्जिम मुनीर जब घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी हैरान रह गई। हाँ मैं। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? रिहाई मिल गई है, मुकदमा खत्म हो गया? अरे नहीं भाई, रिहाई नहीं मिली, बल्कि मैं जमानत पे रिहा हो गया। अब बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? बच्चे तो नानी के घर पर। नानी के घर पे? क्यों? क्या करती? 2 दिन से भूखे थे, मजबूरन उनको उनकी नानी के घर छोड़ना पड़ा। भूखे थे? इसका मतलब है कि उसने पैसे वगैरह नहीं पहुंचाए तुम्हें? पैसे? उसने तो कई दिनों से अपनी शक्ल नहीं दिखाई, बल्कि मैंने 1-2 मरतबा फोन भी किया था, उन्होंने नहीं उठाया। बहुत ही घटिया इंसान है। मैंने उसको 3.5 लाख रुपए दिए थे और लगता है उसकी नीयत में खोट आ गया। तो मुझे फोन दो, जरा मैं बात करूं उससे। The number you've dialed is not answering. आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। शब्बीर ने देखा कि मुल्जिम काफी देर तक अपने साले को फोन करता रहा और फिर झुठलाकर उसने फोन बीवी को वापस कर दिया। अच्छा, तो अब वो हमारा फोन नहीं उठा। तुम ये रखो, मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। अरे रहने दो, मत जाओ, कल चले जाना। नहीं, जब तक मैं अपना हिसाब किताब साफ ना कर लूं ना, मुझे नींद नहीं आएगी। आता हूं मैं। मुल्जिम अपने साले से सख्त नाराज था और उसे पूरा यकीन था कि उसकी रकम हड़प कर ली गई थी। अरे कौन है भाई? आ रहा हूँ यार। शब्बीर ने देखा कि मुल्जिम मुनीर अपने साले के दरवाजे पर बेल बजाने के बाद खामोश खड़ा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुला। अरे मुनीर तुम? अरे क्या हाल है भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ आओ, अंदर आओ। आ भैया बैठ यार, आजा। और सुना, सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक ही है। मुझे तो वकील ने पहले ही बता दिया था कि तेरी जमानत होने वाली है। उसने पैसे तो लिए मुझसे बहुत, लेकिन है बड़ा काम का। अरे बेटा, तो कहाँ चला गया? देख कौन आया, तेरा मामू आया है। हक नवाज बाप की आवाज पर सामने आया तो मुल्जिम ने उसको गले लगा लिया। अरे मामू आप, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है बेटा तू? अल्लाह का शुक्र मामू, आप सुनाए? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। मुल्की मामू, अम्मी को बुलाता हूँ। अम्मी, अम्मी, मामू आए। अरे भाई मुनीर तुम? अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कब आए? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है इन्होंने तुम्हारे बच्चों का और बीवी का इतना ख्याल रखा है कि हद नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी बहुत ख्याल रखा।
और वकील के पास भी सुबह शाम जाते थे तुम्हारे लिए। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आखिर तो मैं 3.5 लाख रुपए उनको देके गया था। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे मामू आप, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है बेटा तू? अल्लाह का शुक्र मामू, आप सुनाए? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। रुके मामू, अम्मी को बुलाता हूँ। अम्मी, अम्मी, मामू आए। अरे भाई मुनीर तुम? अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कब आए? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है इन्होंने तुम्हारे बच्चों का और बीवी का इतना ख्याल रखा है कि हद नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी बहुत ख्याल रखा, और वकील के पास भी सुबह शाम जाते थे तुम्हारे लिए। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आखिर तो मैं 3.5 लाख रुपए उनको देके गया था। अबे भाई, वो पैसे वो तो 1 महीने में ही खत्म हो गए थे। बल्कि उल्टा मैंने 2 लाख रुपए और लगाए। अबे बताना अपने मामू का। हाँ हाँ मामू, अबू सही कह रहे। खत्म हो गए थे? अरे तू कैसी बात कर रहा है यार? तो भाई कोई हिसाब किताब तो लिखा होगा ना आपने? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कुछ हिसाब किताब तो लिखना चाहिए ना। ठीक है, ओए बता अपने मामू को हिसाब किताब बता सारा। देखो भाई, मुझे तो जाना एक बहुत जरूरी काम है। तुम मामू भांजे बैठ के हिसाब किताब करते रहो। मेरे पैसे जो निकलते हैं वो तुम बाद में दे देना, कोई ऐसी बात नहीं है। तेरी तरफ और पैसे मजीद निकलेंगे? अरे भाई कर लेंगे ना यार बाद में। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है, बता भाई, बता मामू को बता। मिलेंगे, घबराने में मिल जाएंगे। अबे क्या कह रहे हैं भाई ये? पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया उन्होंने, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। पैसे के लेन देन के मामले में दोनों साले बहनोई में शदीद तलखलामी के बाद नौबत बाकायदा दुश्मनी तक पहुंच गई थी, जिसके बाद मामू भांजे में भी तलखलामी हो गई थी। बेटे के सामने बाप को बुरा भला कहने पर बेटा हकनवाज मामू के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया था, और फिर एक दिन मामू ने भांजे से तलखलामी के बाद उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने जल्द ही कातिल मामू को गिरफ्तार कर लिया था। इस्लामाबाद में एक लड़का है, नौजवान था हकनवाज, वो उबर टैक्सी वहाँ पे चलाता था, और वो यहाँ पे आया तो उसके घर वालों ने, उसके भाई ने ये दरख्वास्त दी थाने में कि वो अगवा हो गया। जब इसको मजीद वेरीफाई किया तो पता चला ये सिंपल अगवा का मैटर नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी इश्यूज हैं इन्वॉल्व। तो इसी सिलसिले में जब उसके हकीकी मामू मुनीर अहमद और उसका खालाजादे वकास जब उसको पकड़ा, उनसे जब इंटेरोगेशन की तो उन्होंने ये मान लिया कि हमने इसको मर्डर किया है। ये इसमें 2 ही मुलज़म है मेन, जिन्होंने कन्फेस भी कर लिया। एक तो उसका मामू है जिसका नाम मुनीर अहमद है, और एक उसका खालाजाद कज़न है वकास। ये दोनों ही अरेस्टेड हैं पुलिस के पास, दोनों ही अंडर रिमांड हैं, और इन्हीं की पॉइंटेशन के ऊपर जो है उसकी जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुई है, ये जो पबी फॉरेस्ट है वहाँ। तो ये चूँकि वाकई मुजरिम है, इसने पहले अपने चचा को कत्ल किया, मार के वहीं पे दफन कर दिया कभी। फिर इसका बाप कत्ल हो गया, कातल को इसने मार के फिर वहीं पे दबा दिया, जिसमें ये जेल रहा, जेल काट के वापस आया। और जो इस कत्ल का मुहर्रक बना, जिसमें इसने ये कह रहा है कि मेरे पैसे वो खा गए थे। तो इसके अलावा इसके 5 मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज हैं। उसके बाद वक्त गुजरता गया तो एक मजीद क्लू, जो एक टेक्निकल क्लू है, वो पुलिस के हाथ लगा। तो पुलिस ने फिर इनको ढूंढना चाहा, लेकिन ये घर में मौजूद नहीं थे। तो काफी तगदो के बाद पता चला कि ये लोग पब्बी में रह रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। पुलिस ने एक रेड जो है वो प्लान किया, सारी नफरी साथ लेके और इन्फॉर्मर साथ लेके, ये बी में छुपे हुए थे, वहाँ पे जाके इनको काबू किया, ला के इंटेरोगेट किया, और काफी कोशिश के बाद जाके ये ब्रेक हुए। शब्बीर को पता चला है कि मकतूल हकनवाज टैक्सी चलाता था और उसका मुलजिम मामू एक मिस्त्री था। मैं सर अपने भनूजे ने बाहर भरोसा करके अपने बच्चे और उन्होंने 3.5 लाख रुपया दे के गया, जिदे च उन्होंने 30,000 रुपया दिता। बकाया पैसे भी नहीं दिते, अख्तलाफ चलने से साढ़े ये निक्का जिहड़ा है मतलब है सानू बदतमीजी करना सी फोने दा।
अगू सर इसकी आना वा किथे तू इस आख्या मैं मामे को लादा नहीं जान नहीं छोड़ना बस सर अचानक ही साढ़े को वकूआ हो गया नमाज वाला अल्लाह ने तरफों अजाब सी साढ़े तक कुछ नहीं दिमागे काम किया कि करने पे अचानक ही कोई इरादा नहीं सी साड़ा मार रहे थे डरान तो मकान सी बस सर मेरे गल पे आया मेरे को पिस्टल सी गोली लग गई। शब्बीर ने पैसे के लेन देन पर एक नौजवान के कत्ल की मजम्मत की है और इंसाफ का मुतालबा किया है। सर मैं मजदूरी वास्ते गया था सर, मेरा और कोई लालच नहीं सी, मैं साथ गला करना सी मामा भैन भी थी गंदियां सर। फिर मामे आख्या लिया उसकी डराइए शराइए अंजू आंदा तो मामे नाल घुल पिया, मामे की गाल कड्डी मामे भी उसकी कड्डी है, मामे ने तो संगा दिया। मैं दूर करते था काफ़ी सारा, मामे में आख्या तू घेरिया मैं मार फिर नहीं सर। मैं जाकर लत्तां तो बोड़िया तो ढै पिंद होए ढिठे स्कूल बैर लग गया। मैं इसके आख्या मामा काम कर छोड़ी जे ये काम करना सी तो फिर मैं क्या जान नहीं सर, बहुत गुनाह हो गया सब बाँ अपनी कप छोड़िए सर। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने तहसील पिंड दाद खान खेवड़ा में दो ऐसे बहन भाइयों को देखा है जो बचपन से ही पोलियो का शिकार हो गए थे और अब इंतहाई कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये है नाहिद और कामरान। ये दोनों भाई बहन बचपन में पोलियो का शिकार हो गए थे और फिर उनकी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली गई। ये छोटा सा नीम तारीख कमरा जो आप देख रहे हैं इन दोनों बहन भाइयों की रिहाइश गाह है और ये जगह भी उनके मामू ने तरस खाकर दोनों बहन भाइयों को दे रखी है क्योंकि इन दोनों बहन भाइयों का मामू के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। भाई मोहम्मद कामरान ने थोड़ा सा दर्जी का काम सीख लिया था जिससे उनकी गुजर बसर हो रही है। इंसान चलने फिरने के काबिल न हो तो उसकी मुश्किलात का अंदाजा लगाया जा सकता है। 37 साला बहन नाहिद कौसर घर ही में पड़ी रहती है। वह मुश्किल सुबह की चाय बना लेती है। दिन और रात के खाने का क्या होगा इसका कोई इंतजाम नहीं होता। भाई का हाथ बटाने के लिए घर पर थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती है। पोलियो ज़दा कामरान की बहन नाहिद तकरीबन चारपाई से लग चुकी है। पोलियो की वजह से दोनों बहन भाइयों की शादी नहीं हो सकी। शब्बीर ने जब इन दोनों भाई बहनों से मुलाकात की तो उनके चेहरों पर मायूसी के साए थे। फिर भी जीने की आस लिए वो इस बात के मुंतजिर नजर आए कि हुकूमत उनकी कोई मदद करेगी। मजबूर हम बचपन तो चैलरिंग तो कम कर दे तो पोलियो है तो तकरीबन महीने का गुजारा मुश्किल है। 3-4 हज़ार रुपया महीने का बनता तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब से अगे अपील है कि साड़ी कुछ मदद की बन जाए। बचपन तो पोलियो के मजदूर मुश्किल गुजारा होंगे तो दो बहन भाई असी एक ही कमरे से रहते हैं। मामू का कमरा ही है छोटे मामू का गुजारा मुश्किल बड़ा ही है। लॉकडाउन से तो दुकाना बंद हुई कारोबार खत्म होए। प्लीज अपील है वज़ीर आला पंजाब अगर कि उन्होंने हेल्प की साडा वजीफा बनया महीने का। शब्बीर का कहना है कि पोलियो एक खतरनाक मर्ज है। अगरचे हुकूमत इसके खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है लेकिन बदकिस्मती से बाज़ अफराद पोलियो से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं और बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलवाते जिसके नतीजे में बच्चे माजूर हो जाते हैं। शब्बीर का कहना है कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलवाएं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो खुदा न खास्ता उनके बच्चे इन दोनों बहन भाइयों की तरह जिंदगी भर के लिए माजूर हो सकते हैं। शब्बीर ने बैतुल माल से भी अपील की है कि खेवड़ा में मौजूद पोलियो ज़दा बहन भाइयों की माली मदद की जाए और उनके इलाज मालजे का भी इंतजाम किया जाए। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।